हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। आई एम मयंक। आज हम इस वीडियो में कंप्लीट द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। सो बिफोर वी बिगिन, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बिकॉज डेली डेली आपको ये वीडियो मिलती रहेगी। सो द फर्स्ट न्यूज़ दैट वी हैव टू डिस्कस इज एनजीटी लिंक्स क्रैकर सेल्स टू एयर क्वालिटी। जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, उन्होंने जो क्रैकर्स हैं उनको पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल माना है। जो एयर क्वालिटी में होने वाली जो डिटोरिएशन है, एयर क्वालिटी में जो आने वाली जो खराबी है, तो उन्होंने बोला है कि हर तरह के जो फायर क्रैकर्स हैं उनके ऊपर जो है बैन लगा देना चाहिए 10 नवंबर से लेके 13 नवंबर तक। ऑल सिटीज़ और टाउन्स में अक्रॉस द कंट्री जहाँ पे भी जो एवरेज जो एयर क्वालिटी है नवंबर में वो पुअर कैटेगरी है या फिर उससे भी ज़्यादा पुअर के बाद वेरी पुअर या फिर सीवियर कैटेगरी में है, तो ये जो एनजीटी है उनकी जो ये बेंच है उसको हेड कर रहे थे आदर्श कुमार गोयल। उन्होंने ये डायरेक्ट किया कि जहाँ पे भी एयर क्वालिटी जो है मॉडरेट और वेलो कैटेगरी है वहाँ पे सिर्फ ग्रीन क्रैकर्स का ही यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने पास दो पॉइंट हो जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट हो जाता है कि जो एनजीटी है वो कैसे स्टार्ट हुआ है और उसका क्या फंक्शन होता है, और दूसरा है जो ग्रीन क्रैकर्स हैं वो अपने आप में क्या इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो ग्रीन क्रैकर्स और एक बार एनजीटी को देख लेते हैं। आप ये जो टेलीग्राम का चैनल आप देख रहे हैं, इस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसको ज्वाइन करने से आपको क्या बेनिफिट होगा? इसको ज्वाइन करने से आपके पास सारे जो भी इम्पोर्टेंट पर डे की जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ आती हैं वो सारी की सारी न्यूज़ उसके डिटेल्ड जो आर्टिकल्स होते हैं या उसमें जो भी स्टैटिक पोर्शन होता है, जैसे अब एनजीटी ने जो फायर क्रैकर्स हैं उनको बैन कर दिया, तो ये तो करंट न्यूज़ हो गई और ये कोई आपसे पूछने वाला नहीं है। आज या कल में ये आपके दिमाग से फेड हो जाएगी, चली जाएगी। बट जो एनजीटी है वो एक ब्रॉडर आपका टॉपिक है एग्ज़ाम से रिलेटेड, जो एग्ज़ाम में आपसे चार ऑप्शन दे के भी पूछा जा सकता है कि एनजीटी क्या है, कब बना था, और इसके एक स्टैट्यूटरी बॉडी है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है कि एग्जीक्यूटिव बॉडी है। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एनजीटी के बारे में। तो एनजीटी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फिर इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो एनजीटी को 2010 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट से बनाया था। ये एक स्पेशलाइज एनवायरमेंटल कोर्ट है जो कि सिर्फ एनवायरनमेंट से रिलेटेड ही केसेस को देखता है, और जो भी फॉरेस्ट के कंजर्वेशन से रिलेटेड जो भी काम होते हैं उसको ये देखता है। इसके पास जो है जुडिशियल पावर है एक्सक्लूसिवली, जो सिविल एनवायरनमेंट मैटर्स से रिलेटेड जो भी केसेस हैं उनको ये देखता है। और ये ट्राइब्यूनल जो है वो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के बेसिस पे वर्क करता है, और इसमें मेन स्ट्रीम जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर हैं, कोई भी केसेस जो हैं जो कोई भी वो धाराएं वगैरह होती हैं, सेक्शन वगैरह होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये काम नहीं करता है। अब जो एनजीटी का स्ट्रक्चर है इसमें चेयरमैन होते हैं, जुडिशियल मेंबर होते हैं और एक्सपर्ट मेंबर होते हैं, और उनका जो टर्म होता है वो 5 ईयर्स का होता है और वो रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। अब जो चेयरपर्सन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और जो सिलेक्शन कमेटी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है जुडिशियल मेंबर और एक्सपर्ट मेंबर को अपॉइंट करने के लिए करती है। 10 से 20 जो है वो जुडिशियल और एक्सपर्ट मेंबर अपॉइंट किए जाते हैं। अब जो ट्राइब्यूनल है उसका जुरिस्डिक्शन ओवर ऑल सिविल केसेस इन्वॉल्विंग सब्सटेंशियल क्वेश्चन रिलेटिंग टू एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो भी केसेस हैं, अगर एनवायरनमेंट से दूर दूर तक अगर किसी केस का रिश्ता है तो एनजीटी उस केस को देखेगा। एनजीटी कोई एक ऑर्डर प्रोवाइड कर सकता है या किसी कंपनी को, किसी पर्सन को, किसी अग्रीव्ड पर्सन को रिलीफ, कंपनसेशन और विक्टिम को कंपनसेशन देने को बोल सकता है। अगर कोई ऐसी एंटिटी है, कोई कंपनी है, कोई गवर्नमेंट है जिन्होंने एनवायरनमेंट को हार्म करने का काम किया है, तो उनको भी डायरेक्शन दे सकता है। अब जो न्यूज़ आर्टिकल था उसमें दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो था दैट वाज ग्रीन क्रैकर्स। तो ग्रीन क्रैकर्स क्या होते हैं? ग्रीन क्रैकर्स वो होते हैं जिसमें कि वेरियम जो सॉल्ट है वो नहीं होता। अब यहाँ पे स्पेसिफिकली ये जो टॉपिक है ग्रीन क्रैकर्स, ये जीएस पेपर 3 के लिए भी इम्पोर्टेंट है,
जीएस पेपर 2 के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। जो एनवायरनमेंट पॉल्यूशन एंड डिग्रेडेशन से भी आप इसको अटैच कर सकते हैं, जो कि जनरल स्टडीज़ पेपर 3 का टॉपिक है। एंड सेकेंड, जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड इंटरवेंशन, इसको गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड इंटरवेंशन में भी डाला जा सकता है। अब यहाँ पे एयर पॉल्यूशन की वजह से जो ये परेशानी है पूरी, उससे निपटने के लिए गवर्नमेंट ने जो है वो ग्रीन फायर क्रैकर्स लॉन्च किए थे। ग्रीन फायर क्रैकर्स आर दोज जो कि नॉर्मल फायर क्रैकर्स से 30 से 40% तक कम पॉल्यूशन जो है वो फैलाते हैं। तो इसको डेवलप किया है नेशनल एनवायरमेंटल एंड इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये एक CSIR की लैब है। CSIR जो है उनकी कंट्री में अप्रॉक्सीमेटली 26-27 जो लैब हैं वो डिफरेंट एस्पेक्ट्स के ऊपर जो है रिसर्च करते हैं, जिससे कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें और ज़्यादा जो है वो ग्रोथ हो सके और ज़्यादा इनोवेशन जो है वो लाने का काम करते हैं। अब यहाँ पे CSIR ने साइन किया है एग्रीमेंट 230 कंपनीज के साथ, जिससे कि वो जो है ग्रीन क्रैकर को मैन्युफैक्चर कर सकें और जो है अवेलेबल हो सके वो बेचने के लिए। अब CSIR का ये असेसमेंट है कि जो ग्रीन क्रैकर्स हैं वो पर्टिकुलेट मैटर का जो पॉल्यूशन है वो 30% तक कम कर सकते हैं। अब ये जो पर्टिकुलेट मैटर है वो क्या होता है, PM2.5 आपने सुना होगा, और PM10। तो जो PM2.5 है उसमें जो पर्टिकुलेट मैटर है उसका जो डायमीटर होता है वो 2.5 माइक्रोमीटर होता है, जो कि बहुत ही स्मॉल है साइज़ में। तो वो पार्टिकुलेट मैटर जो है वो अस्थमा और जो एयर से होने वाले जो इन्फेक्शन है उनको कॉज करता है। तो इसके लिए जो ग्रीन क्रैकर्स हैं उनको प्रमोट किया जा रहा है। अब जो ग्रीन क्रैकर्स हैं उनमें क्विक रिस्पॉन्स जो कोड है, क्विक रिस्पॉन्स कोड होगा, जिससे कि ये पता लगाया जा सके कि ये जो क्रैकर हैं वो ग्रीन क्रैकर है, मतलब नॉर्मल जो क्रैकर्स हैं उनसे ये अलग हैं। अब यहाँ पे बैकग्राउंड क्या है, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में ऑर्डर दिया था, उन्होंने सीधा ब्लैंकेट बैन जो है उसके ऊपर लगा दिया था क्रैकर्स के ऊपर। फिर इसके बाद जो है वो उन्होंने ये परमिशन दी थी कि जो ग्रीन क्रैकर्स हैं उनका यूज़ किया जा सकता है। तो उसके बेसिस पे फिर जो ग्रीन क्रैकर्स हैं उनको मार्केट में लाया गया। फिर धीरे धीरे जो है वो पेट्रोलियम एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन ने उसको अप्रूव किया और उसके बाद वो फिर मार्केट में जो है वो अवेलेबल हुए। अब ग्रीन क्रैकर्स, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ग्रीन क्रैकर्स? ग्रीन क्रैकर्स वो होते हैं जिसमें कि फ्री ऑफ मरकरी, आर्सेनिक एंड वेरियम। ये जो एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट्स जो हैं थोड़ा मोर पॉल्यूटेड होते हैं नेचर में, इसलिए इनको जो है वो हटा दिया जाता है फायर क्रैकर्स से। अब यहाँ पे ट्रेडिशनल जो क्रैकर्स हैं उनमें बेरियम नाइट्रेट होता है। अब जो बेरियम नाइट्रेट है उसको पोटेशियम नाइट्रेट से रिप्लेस कर दिया जाता है ग्रीन क्रैकर्स में, जिससे कि पॉल्यूशन थोड़ा कम होता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट है जो फाइनेंस कमीशन है, उन्होंने अपनी जो रिपोर्ट है वो प्रेसिडेंट को दी है। अब यहाँ पे फाइनेंस कमीशन ने 2 रिपोर्ट्स दी हैं। एक पर्टिकुलर हर एक स्टेट्स के लिए सेपरेट रिपोर्ट है जो प्रिपेयर की है, और पूरा जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अपने टैक्स कलेक्शन में से जो मनी स्टेट गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र करती है 41% इन्होंने बोला था। 15th फाइनेंस कमीशन जो चेयरमैन है NK सिंह, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बोला था कि 41% जो मनी है वो स्टेट्स को जो है वर्टिकल डेवोल्यूशन के तौर पे सेंट्रल गवर्नमेंट को देना चाहिए। तो वो रिपोर्ट उन्होंने सबमिट की है। तो जो फाइनेंस कमीशन है अंडर आर्टिकल 280 जो है वो फॉर्म किया गया है। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है, ठीक है। तो ये आप नोट्स सारे के सारे जो टेलीग्राम का चैनल है वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, उसमें वो पूरा टॉपिक एक बार में कवर किया है नोट्स के साथ। नेक्स्ट यहाँ पे अपने लिए कोई भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है। आज ये जो एडिशन है वो चेन्नई एडिशन है, दिल्ली एडिशन उतने टाइम तक प्रिंट नहीं हो पाया था जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड करता हूँ। इसके बाद यहाँ पे अपने लिए कोई भी ऐसी इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है। ये सारी जो न्यूज़ हैं वो रीजनल न्यूज़ के अंडर में आ रही हैं, बिकॉज दिस इज़ द न्यूज़पेपर ऑफ चेन्नई स्पेसिफिक। बट एडिटोरियल जो होते हैं वो जो दिल्ली एडिशन हो, चाहे वो चेन्नई एडिशन हो, चाहे मुंबई, वो सारे के सारे एडिशंस में एडिटोरियल तो सेम ही आते हैं। अब यहाँ पे
आज जो एडिटोरियल्स डिस्कस कर रहे हैं, सबसे पहले नो फायरवर्क्स, जो एनजीटी ने अभी बैन लगाया है उसके ऊपर इस एडिटोरियल में बात की जा रही है। और सेकंड जो एडिटोरियल है, द रियल सिग्निफिकेंस ऑफ बाइडेन विन, जो ये जो बाइडेन है उनकी जो ये जीत हुई है इलेक्शंस में, उसके बारे में इस आर्टिकल में बात की जा रही है। और उसमें क्या चेंजेस आए, पुराना जो जॉर्ज डब्ल्यू बुश का एरा था, बिल क्लिंटन का एरा था, उसके बाद ओबामा और फिर डोनाल्ड ट्रंप, सबका कंपैरिजन इस आर्टिकल में किया गया है, डिटेल में डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट जो बाइडेन है उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो इंडिया के लिए कैसी रहने वाली है, इसके ऊपर बात की जा रही है। फिर ये वाला जो आर्टिकल है वो इथियोपिया के बारे में बात कर रहा है, तो उसको डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल है जो अपने पड़ोसी देश हैं वियतनाम और बांग्लादेश। वियतनाम तो इमीडिएट नहीं है, बट बांग्लादेश जो अपने ये पड़ोसी देश हैं, इन्होंने कैसे अपनी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं उनको फॉर्म किया है, जिसकी वजह से वो जो है टेक्सटाइल के एक्सपोर्टर्स जो हैं वो सेकंड और थर्ड मोस्ट एक्सपोर्टर्स बन चुके हैं। ऐसा उन्होंने क्या अपने पॉलिसी में चेंजेस किया है। और नेक्स्ट ये क्लीन एयर को जो एयर को क्लीन करने की जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, उसको गवर्नमेंट ने अपने बजट में जो है वो लॉन्च किया था। 4400 करोड़ रुपीज़ इसके लिए एलोकेट किए थे, तो उसके ऊपर इस आर्टिकल में जो है वो बात की जा रही है। अब नेक्स्ट यहाँ पे आज का कैरिकेचर है ये, इसमें आप देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी ही इज़ प्रेजिंग टू डोनाल्ड ट्रंप एंड ही इज़ एज वेल प्रेजिंग टू नीतीश कुमार। बट यहाँ पे ऐसा एग्जिट पोल में पता चला है कि नीतीश कुमार जी जो हैं वो इलेक्शन में हार रहे हैं, एज वेल एज जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो भी ऑलमोस्ट हार चुके हैं। बट जो केस है वो वहाँ के कोर्ट में चल रहा है, तो जिसके बेसिस पे बाद में ये पता चलेगा कि इलेक्शन में आखिर क्या हुआ। तो ये आज का कैरिकेचर है कि नरेंद्र मोदी जी ने इन दोनों लोगों को जो है वो अपनी ब्लेसिंग्स दी, बट बोथ आर फेल। अब यहाँ पे आर्टिकल जो सबसे फर्स्ट है उसके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जो एनजीटी है उन्होंने जो है वो पेंडेमिक के बेसिस पे, कोविड-19 पेंडेमिक अभी चल रहा है, तो किसी को भी ऐसा सरप्राइज़ नहीं होना चाहिए कि जो एनजीटी ने फायर क्रैकर्स और जो भी उनका यूज़ है, उनका सेल है, पूरी तरह से प्रोहिबिट कर दिया दीपावली के जो मौके पर नेशनल कैपिटल रीजन में और अर्बन सेंटर, जहाँ पे भी एयर क्वालिटी जो है वो पुअर या फिर वेरी पुअर या फिर सीवियर कैटेगरी में आती है। तो एनजीटी ने ऐसा बैन इसलिए लगाया बिकॉज ये जो फायर क्रैकर्स हैं वो जब बस्ट किए जाते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा मात्रा में स्मोक निकलता है, और उस स्मोक में जो है पार्टिकुलेट मैटर जो है वो जो बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। तो ये एनजीटी ने जो बैन लगाया है वो लगाया है कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में अगर इस साल जो है एयर क्वालिटी जो है वो पुअर है, तब उसके ऊपर जो है वो बैन लगाया। साथ ही साथ एनजीटी ने जो ऐसी जगह जहाँ पे एयर क्वालिटी जो है वो मॉडरेट है या ठीक ठाक है, वहाँ पे जो है सिर्फ ग्रीन क्रैकर्स को अलाउ किया है। और साथ में पर्टिकुलरली एनजीटी ने जो है स्पेसिफाइड आवर्स ऑफ बस्टिंग को भी प्रमोट करने की बात की है कि आपको जो है पर्टिकुलरली स्पेसिफाइड आवर्स दिए जाएंगे कि हाँ शाम को 6 बजे से शाम को 8 बजे तक ही आपको जो है वो क्रैकर्स का यूज़ करना है। मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि क्रैकर्स का यूज़ आप कम से कम कीजिए, बिकॉज़ ये कोई ऐसा पर्टिकुलरली एक ऐसा मैटर नहीं है। इससे पॉल्यूशन अगर होगा तो आपके घर में अगर कोई फैमिली मेम्बर ऐसा है जिसको कोई ऐसी बीमारी है, एल्डरली फैमिली मेम्बर हैं, तो उनको प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आप सबका अपने आसपास के एनवायरनमेंट का ख्याल रखेंगे तो तभी आप रह सकते हैं। दोनों एक दूसरे से हैं साथ में, अगर दोनों रहेंगे तभी काम चल सकता है। फिर यहाँ पे अब ऐसी भी बात की जा रही है कि एनजीटी ने जो ये बैन लगाया है, अगर नवंबर के बाद एयर क्वालिटी ठीक नहीं होती है तो क्रिसमस और न्यू ईयर में भी ये जो बैन है वो जारी रह सकता है। अब यहाँ पे एनजीटी ने अपना जो भी डायरेक्शन दिया उसमें उन्होंने ये बात बोली कि राजस्थान, सिक्किम, चंडीगढ़ और दिल्ली का जो पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी है, जैसे सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है वैसे ही दिल्ली में पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी होती है। आप नोट्स में वहाँ पे
नोट्स में जब एक्सेस करेंगे तो यहाँ पे 3 डॉट बने हुए हैं। 3 डॉट में आप सर्च के ऑप्शन पे जाएंगे। सर्च के ऑप्शन में आप CPCB लिखेंगे तो आपको सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से रिलेटेड जो नोट्स हैं वो आप इजीली एक्सेस कर पाएंगे। आप देख पाएंगे कि उसको कब बनाया गया था और उसके जो फंक्शंस हैं वो क्या हैं, उसको पावर्स कहाँ से मिलती है, कितने उसके मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स का टेन्योर क्या होता है और उसका स्पेसिफिक फंक्शन क्या होता है। तो आप इसके बेसिस पे उसको एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे वीडियो में टाइम कम रहता है, ऑलमोस्ट जो वीडियो है वो 50 मिनट्स का हो जाता है अगर मैं इस बात पे ध्यान ना दूँ कि हर एक चीज़ कवर करनी है, तो आप उसको वहाँ से देख सकते हैं। अब यहाँ पे जो कैलकाटा हाई कोर्ट है उन्होंने भी जो एनवायरनमेंट की क्वालिटी है उसको जो डिटोरिएट हो रही है, ख़राब हो रही है, उसके ऊपर भी फायर क्रैकर को बैन कर दिया इस साल। तो जो ट्राइब्यूनल है उन्होंने अपना जो प्राइमरी और प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब यहाँ पे राइटर का कहना है कि जो NGT है उन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस किया है इन कंपैरिजन विथ की एम्प्लॉयमेंट एंड रेवेन्यू लॉसेस। जैसे कि अब कोई ना कोई तो ये जो क्रैकर्स है वो बनाता होगा। अब बहुत सारे ऐसे भी व्यापारी हैं उन्होंने जो क्रैकर्स हैं वो पहले से ही परचेस करके रख लेते हैं 2 से 3 महीने। अब गवर्नमेंट ने अगर बैन लगा दिया है तो वो एक एक बिजनेसमैन कोई ना कोई पर्सन को तो एम्प्लॉयमेंट पे रखने वाला था, बट अब वो एम्प्लॉयमेंट जो है वो चली गई। और साथ में बहुत सारे जो बिजनेसमैन हैं या जो फैक्ट्रीज़ हैं, मोस्टली वो तमिलनाडु में है, तो उनका तो लॉस होने वाला है, पक्का है। बट NGT ने जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस किया है इन कंपैरिजन विथ कि एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए। उनका कहना है कि जब अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट रहेगा तो एम्प्लॉयमेंट तो आगे भी मिल जाएगा, दूसरे काम से भी मिल जाएगा, बट यहाँ पे इन्होंने इस केस पे ज़्यादा ध्यान दिया है। तो अब यहाँ पे कोविड-19 का जो इम्पैक्ट है वो तो मार्च से ही बहुत ज़्यादा क्लियर था और विंटर में वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो अब यहाँ पे सेंटर और स्टेट्स के ऊपर ये बर्डन आ जाता है कि जो स्टेबल बर्निंग के केसेस हैं दीपावली के आसपास, उनको थोड़ा सा जो है उन पे कंट्रोल लगाया जाए। साथ में जो इसकी वजह से जो है जो ख़राब एयर है, ख़राब क्वालिटी की एयर है, ऑलमोस्ट ऑल ओवर जो नॉर्थ इंडिया में है वो पराली जलाने की वजह से पूरे में जो है फैल जाती है और इससे जो है जो हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। साथ में जो लोगों की प्रोडक्टिविटी जो है वो कम हो जाती है। तो इसी की वजह से NGT ने जो है वो फायर क्रैकर्स के ऊपर इस तरह से बैन लगाया है। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ जो ये है कि लो टेम्परेचर की वजह से भी जो है वो एयर की जो डेंसिटी है वो बढ़ जाती है। वो पार्टिकुलेट मैटर ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो होल्ड कर सकता है। अगर विंड स्पीड कम रहती है तो जो पार्टिकुलेट मैटर है वो ज़्यादा टाइम तक एयर में बना रहता है, जिससे कि जो है वो डैमेज जो है बहुत ज़्यादा होता है। तो अब यहाँ पे पॉलिसी मेकर्स ने जो है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम बनाया है, जिसमें कि जो पार्टिकुलेट मैटर है PM2.5 और PM10 उसकी जो लेवल है उसको 20 से 30% उन्होंने कम करने की बात की है। ये जो नेक्स्ट आर्टिकल है इस आर्टिकल को जो है यहाँ पे एक चीज़ और लिखी है कि जो तमिलनाडु है वहाँ पे 90% जो है फायर क्रैकर प्रोड्यूस किए जाते हैं। उसका सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि उसकी जो इंडस्ट्री है इस साल उसका जो पूरी तरह से जो लेवल है वो नीचे चला जाएगा। उनके जो प्रोड्यूसर्स हैं उनका क्लेम है कि 2300 करोड़ रुपीस का जो उनको आउटपुट मिलने वाला था, उनके जो जो क्रैकर्स हैं वो बिकने वाले थे, बट गवर्नमेंट ने जो है ब्लैंकेट बैन एक तरह से लगा दिया है NGT ने। और गवर्नमेंट को जो है अब प्रोड्यूसर्स को थोड़ी बहुत जो है कंपनसेशन प्रोवाइड करना चाहिए, जिससे कि जो उनके वर्कर्स हैं जो वहाँ पे साल भर काम करते हैं उनको थोड़ा बहुत जो है रिलीफ इस काम के लिए मिल सके। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो आर्टिकल है जिसको इसी के साथ जो है डिस्कस कर रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पे ऊपर बात की गई थी नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम जो है वो निर्मला सीतारमण जी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने अपनी जो बजट स्पीच है उसमें बोला था, अनाउंस किया था कि 4400 करोड़ रुपीस का जो पैकेज है 2021 के लिए वो दिया जाएगा एयर पॉल्यूशन से
टैकल करने के लिए 102 इंडिया की जो मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ हैं वहाँ पे एयर पॉल्यूशन को चेक करने के लिए 4,400 करोड़ रुपीज़ उन्होंने एलोकेट किए थे इस बजट में। तो फंड जो है वो यूज़ किया जाएगा कि जो भी पर्टिकुलेट मैटर का लेबल है 2017 में जो भी लेबल था उससे 20 से 30% थोड़ा और अच्छा उस लेबल को करना है, उसको कम करना है बाय 2024 अंडर द नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। अब यहाँ पे ये क्लियर उन्होंने नहीं किया था कि जो ये फंड है वो नेक्स्ट ईयर वो और बढ़ाते जाएंगे कि क्या होने वाला है आगे आने वाले टाइम में। अब यहाँ पे ये सबसे बड़ा जो गवर्नमेंट ने एलोकेट किया है ये फंड, अभी तक इतना जो फंड है गवर्नमेंट ने कभी एलोकेट नहीं किया इस पर्पस के लिए, लेकिन इस साल जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने बजट में ये अनाउंस किया कि गवर्नमेंट जो है वो 4,400 करोड़ रुपीज़ दे रही है। लेकिन इसमें से जब ये पता चला कि गवर्नमेंट ने कितने एलोकेट किए हैं अभी तक टिल नाउ, कितने जो है वो डिसबर्समेंट हो चुका है, कितना मनी स्टेट्स को मिल चुका है, तो गवर्नमेंट ने 15 स्टेट्स को 42 जो उनमें सिटीज़ आती हैं उनको नवंबर तक जो है वो हाफ मनी गवर्नमेंट दे चुकी है। लेकिन जनवरी में उन्होंने बोला है कि उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे जनवरी में फिर से जो फंड है उसको रिलीज़ किया जाएगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है आखिर, कि प्रॉब्लम क्या है, पॉल्यूशन का स्केल बहुत टाइम तक जो है वो अननोन था, क्योंकि पहले जो है वो मैनुअली कैलकुलेट किया जाता था। अभी रिसेंटली ऐसा हुआ है कि एक ऑटोमेटेड जो मशीन है उनमें उनके ऊपर बहुत ज़्यादा रेजिलेंस जो है गवर्नमेंट ने शो किया है। दिल्ली अकेली एक ऐसी सिटी है इंडिया में जहाँ पे 37 जो एयर क्वालिटी मॉनिटर्स जो हैं वो लगाए गए हैं। बहुत सारे उसमें से सेंट्रल गवर्नमेंट मेजर मॉनिटर जो है वो उसको मेज़र करती है, मैनेज करती है, लोकल बॉडीज़ मैनेज करती है, दिल्ली गवर्नमेंट मैनेज करती है। तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन भी जो हैं उनके उनके मैनेजमेंट में वर्क करती है। अब यहाँ पे लेकिन बात ये आ रही है कि उसके पहले का जो डाटा है वो गवर्नमेंट के पास अवेलेबल नहीं है, बिकॉज पहले ऑटोमेटेड जो मशीन है उनको जो है वो नहीं लगाया गया था, तो गवर्नमेंट जो है वो कंपैरिजन नहीं कर पा रही। और दूसरी चीज़ ये है कि जो एक्टिविटीज़ हैं गवर्नमेंट्स की और साथ में जो लोग एक्टिविटीज़ करते हैं जैसे कि कंस्ट्रक्शन, रोड डस्ट, व्हीकल मूवमेंट और जो एक्सटर्नल सोर्सेज हैं जैसे कि स्टेबल बर्निंग, उससे बहुत ज़्यादा जो पॉल्यूशन है उसका लेवल बढ़ता है। आर्टिकल में बात की जा रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा जो अपने फंड एलोकेट किए लास्ट ईयर और बिफोर लास्ट ईयर, जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है उसने 600 करोड़ रुपीज़ जो है फार्मर्स को जो है ऐसे एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स का यूज़ करने के लिए दिए जिससे कि स्टेबल कम से कम प्रोड्यूस हो। लेकिन उसका भी कोई गवर्नमेंट को जो है वो सॉल्यूशन नहीं मिला। उल्टा इस बार जो है सबसे ज़्यादा जो है वो फॉरेस्ट जो ये स्टेबल बर्निंग की जो केसेस हैं वो रिपोर्ट किए गए। अब जो यहाँ पे बहुत सारी स्टेट्स ऐसी हैं जो मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ हैं, वो ज़्यादातर इसका जो मनी है वो सिर्फ इस काम के लिए स्पेंड करना चाहती हैं कि वो मॉनिटर जो है अपनी सिटी में इंस्टॉल कर सके, जिससे कि अभी उनको पॉल्यूशन का लेवल उनकी सिटी में पता चल सके। मतलब आप देख सकते हैं कि बहुत सारी सिटी ऐसी हैं जहाँ पे उनको ये ही नहीं पता कि उनकी सिटी में पॉल्यूशन का लेवल किस तरह से है, हाल मतलब आखिर कितना पॉल्यूशन उनकी सिटी में अभी पर्टिकुलरली है। तो ये तक बहुत सारी सिटीज़ को नहीं पता। जो आउट ऑफ 102 सिटीज़ हैं उसमें से सिर्फ जो 51 सिटी ही ऐसी हैं, 59 सिटीज़ ही ऐसी हैं जहाँ पे PM 2.5 का लेबल मॉनिटर करने की जो मशीन है वो है। हिस्टोरिकली ये सारा जो डाटा है वो मैनुअली पता लगाया जाता था, लेकिन उस डाटा को जो है वो स्टोर नहीं किया गया। तो बहुत 2018 तक का जो डाटा है वो गवर्नमेंट के पास, जो एजेंसीज़ हैं उनके पास है। अब मैनुअल मशीन जो है उनको जो है रिप्लेस तो किया जा रहा है ऑटोमेटेड मशीन से, लेकिन वो ऑटोमेटेड मशीन जो है वो पूरी तरह से जो है वो एक्सपोर्टेड हैं, अदर कंट्रीज से मंगाई जा रही हैं। तो इससे ये बात पता चलती है कि इंडिया में ये टेक्नोलॉजी जो है वो अभी तक नहीं आ पाई है कि वो ये सारी जो मशीन है, इतना बड़ा इसका मार्केट है कि इंडिया में लगभग 700 से ज़्यादा
ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट हैं और गवर्नमेंट आने वाले टाइम में हर एक जगह पे कहीं ना कहीं तो अपनी जो ये मशीन है, जो मॉनिटर्स हैं, वो इम्प्लीमेंट करेगी ही। तो अगर इंडियन जो एजेंसीज़ हैं, इंडिया की जो ये यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो ये टेक्निकल इंस्टीट्यूट हैं, अगर ये इस क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा जो है इससे फ़ायदा मिल सकता है इंडिया के मैन्युफैक्चरर्स को, और साथ में लो कॉस्ट पे वही चीज़ मिल सकती है जो अभी बहुत महंगी मिल रही है। तो ये बात यहाँ पे की जा रही है। अब नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड है कि जो बाइडेन जो अगर जीते हैं तो उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, आखिर उन्होंने इंडिया के लिए जो है वो क्या किया है। अब इंडियन मीडिया ने एनालाइज किया है कि जो बाइडेन जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया के जो रिलेशन हैं उनको उन्होंने डिटेल में डिस्कस किया है, और ज़्यादातर जो कमेंटेटर्स हैं वो ये बात बोल रहे हैं कि बहुत कम ही ऐसा चेंज होगा कि जो बाइडेन की जो पॉलिसीज़ हैं वो चेंज हों, और इंडिया के लिए थोड़ा सा ही बेनिफिट जो है वो बढ़ेगा। इंडिया का जो नेबरहुड है वहाँ से सबसे ज़्यादा परेशानी इंडिया को डिफेंस के रीजन में होने वाली है, और साथ में जो है काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन विल कंटिन्यू एज वेल एज ट्रेड नेगोशिएशन। इंडिया जो है वो यूएसए का बहुत बड़ा जो है एक ट्रेड पार्टनर है, साथ में इंडिया और यूएसए जो है वो काउंटर टेररिज्म मेजर भी लेते हैं, साथ में इंडिया बहुत बड़ा डिफेंस इंपोर्टर है यूएसए का। तो ये जो रीज़न है इसमें इंडिया एक बहुत बड़ा जो है वो रोल प्ले करने वाला है, और इनमें जो है वो बहुत बड़ा कोऑपरेशन होने वाला है। साथ ही साथ जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट है, जिससे जो डोनाल्ड ट्रंप हैं यूएसए के प्रेसिडेंट, इनकम्बेंट प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने 2015 में यूनिलेटरली उससे वो है अपने आप को आउट कर लिया था। लेकिन जो बाइडेन है उन्होंने ऐसी बात बोली है कि वो जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट है उसको वापस से रीजॉइन करेंगे, तो क्लाइमेट में भी इंडिया का जो है वो एक प्लेस आ सकता है, वहाँ पे वो कोऑपरेट कर सकते हैं। अब लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है जहाँ पे जो नरेंद्र मोदी एडमिनिस्ट्रेशन मतलब गवर्नमेंट को परेशानी आने वाली है, वो है ह्यूमन राइट्स वायलेशन, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में और मुस्लिम्स को टारगेट करके, इस्लाम और कश्मीर को टारगेट करके जो होता है। तो जो बाइडेन ये वाली जो केसेस हैं उसको बहुत ज़्यादा जो है वो रेज करने वाले हैं इंडियन काउंटर पार्ट से। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि यूएस इंडिया के जो टाइज़ हैं वो, ऐसा राइटर का मानना है कि जो इंडिया और यूएस के टाइज़ हैं वो मनमोहन सिंह और ओबामा का जब एडमिनिस्ट्रेशन था तब वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे। जो मनमोहन सिंह हैं उन्होंने जो इंडिया और यूएसए के बीच में जो सिविल न्यूक्लियर डील हुई थी उसमें बहुत ज़्यादा बड़ा जो है वो रोल प्ले किया था, क्योंकि यूएसए ने 1974 में जो सबसे पहला इंडिया ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया था स्माइलिंग बुद्धा, उसमें उसके बाद जो है इंडिया के ऊपर बहुत सारे सैंक्शन लगा दिए गए थे। उसके बाद 1998 में इंडिया ने जो अपना टेस्ट किया था उसके बाद उस पर सैंक्शन लगा दिए गए थे बहुत सारी कंट्रीज़ ने। फिर 2001 में वो सैंक्शन धीरे धीरे हटे। फिर जब जो एनडीए गवर्नमेंट है वो चली गई, उसके बाद जब यूपीए गवर्नमेंट आई, मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर बने, तो उन्होंने जो है वो सिविल न्यूक्लियर डील, जो जॉर्ज बुश थे यूएसए के जो प्रेसिडेंट, उनके साथ सिविल न्यूक्लियर डील साइन की। अब वहाँ पे यूएसए का क्या इंटरेस्ट था इंडिया के साथ सिविल न्यूक्लियर डील साइन करने के लिए, बिकॉज़ यूएसए जो है वो तालिबान को कंटेन करना चाहता था, और तालिबान को कंटेन करने के लिए यूएसए को पाकिस्तान का सपोर्ट चाहिए। यूएसए डिमांड्स पाकिस्तान सपोर्ट, बट पाकिस्तान उस समय यूएसए के साथ नेगोशिएट नहीं कर रहा था। तो पाकिस्तान से अपनी बात मनवाने के लिए यूएसए ने इंडिया को एज अ प्रॉक्सी यूज़ किया कि इंडिया के साथ अगर वो न्यूक्लियर डील कर लेते हैं तो पाकिस्तान जो है वो फिर यूएसए के फेवर में